वो प्रिंस गलाड के फोन करने पर वॉल्ट की आवाज पहले सुन चुका था। टाइगर ने दरवाजा बंद किया और फिर तेज तेज कदम उठाता अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गया। वहां वॉल्ट बिस्तर से नीचे उतर रहा था कि टाइगर को देखकर वो इस तरह उछला कि बेड से टकराकर आधा बेड पर और आधा बेड के नीचे हो गया। टाइगर ने बिजली की सी तेजी से उसके गले पर हाथ डाला और दूसरे लम्हे मैरी की तरह वॉल्ट भी फिजा में कलाबाजी खाकर एक धमाके से बेड पर जा गिरा और फिर चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। टाइगर ने आगे बढ़कर एक हाथ उसके सर पर और दूसरा उसके कंधे पर रखकर उसे मखसूस अंदाज में झटका दिया तो वॉल्ट का जिस्म एक बार फिर उछला और फिर साकित हो गया, लेकिन उसके चेहरे का जर्द पड़ता हुआ रंग दोबारा बहाल होना शुरू हो गया। तो टाइगर मुड़ा और वापस पहले वाले कमरे में आकर उसने फर्श पर पड़ी मैरी को देखा। वो जिंदा तो थी, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब हो रही थी। टाइगर ने एक हाथ उसके सर पर और दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखकर मखसूस अंदाज में झटका दिया तो लड़की का जिस्म एक बार फिर जोर से तड़पा और फिर साकित हो गया, लेकिन उसका फीका पड़ा हुआ चेहरा दोबारा तेजी से बहाल होना शुरू हो गया। तो टाइगर ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया और वापस उस कमरे में आ गया जहां वॉल्ट बेहोश पड़ा था। टाइगर ने खिड़की का पर्दा उतारा, उसे रस्सी की तरह बनाकर उसने वॉल्ट को उठाकर एक बाजुओं वाली कुर्सी पर डाला और पर्दे की बनी हुई रस्सी से उसने उसे कुर्सी के साथ जकड़ दिया। फिर उसने दोनों हाथों से उसका मुंह और नाक बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो उसने हाथ हटाए और 2 कदम पीछे पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उसे मालूम था कि लड़की को कम से कम 6-7 घंटों से पहले होश न आएगा, इसलिए वो उसकी तरफ से मुतमईन था। फिर उसको ख्याल आया कि उसने बैरूनी दरवाजा अंदर से लॉक नहीं किया, तो वो उठकर तेज तेज कदम उठाता वापस बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर दरवाजे को अंदर से लॉक करके उसने मैरी फ्लावर को चेक किया तो वो अब नॉर्मल अंदाज में सांस ले रही थी, लेकिन उसकी हालत बता रही थी कि उसे वाकई 6-7 घंटों से पहले होश नहीं आ सकता। वो वापस अंदरूनी कमरे में आया तो उसने वॉल्ट को होश में आने के प्रोसेस से गुजरते हुए देखा, लेकिन टाइगर इत्मीनान से सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। उसे मालूम था कि वॉल्ट एक किलर है और फील्ड में काम करने वाला आदमी नहीं है, इसलिए वो होश में आ जाने के बावजूद अपने आप को रस्सी की बंदिश से आज़ाद नहीं करा सकता और ना ही फाइट कर सकता है। तुम टाइगर, तुम ये सब क्या है? उसी लम्हे वॉल्ट ने आंखें खोलते ही सामने बैठे हुए टाइगर को देखते हुए कहा। उसका जिस्म इस तरह कसमसा रहा था जैसे उसे समझ ना आ रही हो कि उसके साथ क्या हो रहा है। टाइगर चूंकि असल चेहरे में था और वॉल्ट उसे अच्छी तरह पहचानता था, इसलिए वो टाइगर को सामने बैठे देखकर हैरान हो रहा था। मुझे मालूम है कि तुम किलर हो और किंग एडवर्ड ग्रुप में तुम्हारी खासी अहमियत है और तुमने अपने एक साथी के साथ स्पेशल अस्पताल के उगबे हिस्से में, जहां मेरे उस्ताद इमरान साहब जेर इलाज हैं, गन मिसाइल से फायर करके उन्हें हलाक करने की कोशिश की है। मुझे मालूम है कि तुम्हें यह टास्क किंग एडवर्ड ने दिया होगा, लेकिन मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि तुम्हारा साथी कौन था। टाइगर ने कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। वॉल्ट ने कहा। स्पेशल अस्पताल के ऊपरी तरफ एक 4 मंजिला इमारत है, जिसकी चौथी मंजिल के खाली कमरे की खिड़की से तुमने गन मिसाइल के जरिए स्पेशल अस्पताल पर खौफनाक मिसाइलों की बारिश कर दी थी। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि वहाँ इस बात के सबूत मौजूद हैं और उन्हीं सबूतों के जरिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरे पास वक्त नहीं है। अगर तुम जल्द अज जल्द बता दो तो तुम्हारा ही फायदा होगा, वरना मुझे तुम्हारे साथ वो सलूक करना पड़ेगा जो इंसान एक तरफ किसी दरिंदे के साथ भी रवा नहीं रखा जाता, लेकिन फिर तुम्हारा अंजाम भी किलर जैसा ही होना चाहिए। बोलो, तुम्हारा दूसरा साथी कौन था? टाइगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, वॉल्ट ने जवाब देते हुए कहा। तो टाइगर ने कोट की अंदरूनी जेब से खंजर निकाला और कुर्सी से उठकर वॉल्ट की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में खंजर चमक रहा था कि अचानक उसकी टांगों पर जरब लगी और वो उछलकर पुष्ट के बल नीचे जा गिरा, जबकि वॉल्ट कुर्सी समेत साइड पर गिरा और दूसरे लम्हे कुर्सी की गिरफ्त से बाहर आ चुका था। टाइगर नीचे गिरते ही तेजी से उठा, खंजर उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा था। टाइगर ने उठते ही वॉल्ट पर छलांग लगा दी, लेकिन वॉल्ट तेजी से रोल होता हुआ वहां से हट गया और टाइगर उस जगह मुंह के बल गिरा जहां एक लम्हा पहले वॉल्ट मौजूद था। लेकिन टाइगर ने नीचे गिरते ही बिजली की सी तेजी से कलाबाजी खाई और उठकर खड़ा हो गया और वॉल्ट जो किसी खुलते हुए स्प्रिंग की तरह उछला ही था कि टाइगर की घूमती हुई टांग की जरब खाकर चीखता हुआ वापस नीचे गिरा ही था कि टाइगर की दूसरी टांग तेजी से घूमी
और वॉल्ट की पुश्त पर पूरी कुव्वत से जरब लगी, जिसके नतीजे में कटक की आवाज के साथ ही वॉल्ट के हलक से मुसलसल चीखें निकलने लगी। वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उठने की बजाय वापस गिर पड़ता था। टाइगर ने उसे गर्दन से पकड़ा और एक झटके से उठाकर कुर्सी पर डाल दिया, जहां वो इस अंदाज में पड़ा था जैसे उसके जिस्म से तमाम तवानाई गायब हो गई। वो मुसलसल कराह रहा था, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी का एक ऐसा मोहरा मैंने डिसलोकेट कर दिया है कि अब तुम अपनी मर्जी से हरकत भी ना कर सकोगे। अलबत्ता मेरे पास इसका इलाज मौजूद है, और मेरा वादा है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो तो मैं तुम्हारी रीढ़ की हड्डी दोबारा एडजस्ट कर दूंगा। टाइगर ने कहा, मुझ पर यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो तुम कह रहे हो। वॉल्ट ने रुक रुक कर और मुसलसल कराते हुए जवाब दिया, तुम अपनी फितरत से मजबूर हो। ठीक है, मैंने ख्वामखा अपना वक्त ज़ाय किया, टाइगर ने कहा और उस तरफ को बढ़ गया जहां उसका खंजर पड़ा था। खंजर उठाकर वो वापस पलटा और फिर उसने वॉल्ट के सर के बाल पकड़कर उसका सर ऊंचा किया और दूसरे लम्हे कमरा वॉल्ट के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। उसकी नाक का एक नथना आधे से ज्यादा कट गया था। अभी उसकी चीख की बाजगश्त खत्म ना हुई थी कि टाइगर ने दूसरा नथना भी खंजर के वार से आधे से ज्यादा काट दिया और कमरा एक बार फिर वॉल्ट की चीख से गूंज उठा। टाइगर ने इस बार हाथ मोड़ा और फिर खंजर के दस्ते की जर्ब उसने वॉल्ट की पेशानी में उभरने वाली मोटी सी रग पर मार दी और वॉल्ट के जिस्म में इस अंदाज में थरथरी सी फैलती चली गई जैसे हजारों वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट उसके जिस्म से गुजर रहा हो। उसका चेहरा पसीने से तर हो गया था। टाइगर ने दूसरी जर्ब लगा दी और इस बार वॉल्ट की आंखें फैल गईं और जिस्म में थरथराहट की बजाय झटके नुमाया हो गए। बताओ कौन था तुम्हारे साथ, बोलो, टाइगर ने तहकुमाना लहजे में कहा। उसे मालूम था कि अब वॉल्ट लाशऊर के तहत सब कुछ बता देगा। थॉमसन था मेरे साथ, थॉमसन। वॉल्ट ने रुक रुक कर कहा। किसने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था, टाइगर ने पूछा। किंग एडवर्ड ने हम दोनों को बुलाकर हमें यह टास्क दिया था। मैंने पहले अस्पताल और इर्द गिर्द का जायजा लिया, फिर उगबी इमारत से मिसाइल फायर कर दिए, लेकिन बावजूद इस कदर मिसाइल फायर करने के नतीजा हमारे मतलब का बरामद नहीं हुआ। स्पेशल अस्पताल का यह पोर्शन बम प्रूफ अंदाज में बनाया गया था, इसलिए मुकम्मल तौर पर तबाह ना हो सका। हमने वहां से वापस आकर किंग को तफसीली रिपोर्ट दी तो उसने हुक्म दिया कि हम 2 रोज बाद एक बार फिर हमला करें और दूसरे हमले में कालाक मिसाइल गन इस्तेमाल करें जो वो एक्रीमिया से मंगवा कर देगा, क्योंकि कालाक मिसाइल पहाड़ों को उनकी जगह से गायब कर देते हैं। वॉल्ट ने जवाब देते हुए कहा। थॉमसन कहाँ होगा इस वक्त, टाइगर ने पूछा। वो क्रॉस क्लब के कमरा नंबर 104 में रहता है, वो वहीं होगा, वॉल्ट ने जवाब देते हुए कहा। उसका फोन नंबर क्या है, टाइगर ने पूछा तो वॉल्ट ने बता दिया। वो बिल्कुल किसी बच्चे की तरह सब कुछ बताए चला जा रहा था। उसने फोन नंबर बता दिया तो टाइगर ने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ खंजर पूरी कुव्वत से उसके सीने में उतार दिया। दिल में उतर जाने वाले खंजर ने वॉल्ट को चंद लम्हों से ज्यादा भड़कने ना दिया और उसकी आंखें बेनूर होती चली गई। टाइगर ने खंजर वापस खींचा और उसे वॉल्ट के लिबास से अच्छी तरह साफ करके वो मुड़ा और पहले कमरे में आया। वहां फर्श पर बेहोश पड़ी मैरी फ्लावर को चेक करके वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो बेहोश पड़ी मैरी फ्लावर को हलाक न करना चाहता था, इसलिए वो दरवाजा खोलकर बाहर आया और फिर तेज तेज कदम उठाता लिफ्ट की तरफ बढ़ता चला गया। ये आखिर क्या हो रहा है, इस तरह तो ये काम खत्म ना होगा। एक काम खत्म होता है तो दूसरा सामने आ जाता है, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। कार में बैठते हुए टाइगर के जहन में सवाल उभरा तो उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो आज खुद लोसानु जाकर उस कर्नल जेम्स का खात्मा कर देगा, लेकिन जाहिर है इसके लिए इमरान साहब की इजाजत जरूरी थी, इसलिए उसने कार का रुख एक बार फिर स्पेशल अस्पताल की तरफ मोड़ दिया। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि थॉमसन और किंग एडवर्ड दोनों का खात्मा जरूरी है, क्योंकि वॉल्ट ने बताया था कि किंग ने कालाक मिसाइल गन एक्रीमिया से मंगवाई थी। जहां तक इस बात का ताल्लुक था कि इमरान साहब को वो कैसे ट्रेस करेंगे, तो उसे मालूम था कि अस्पताल का कोई मुलाजिम ही होगा जो मुआवजे के लालच में उन्हें सब कुछ बता देगा। इसलिए पहले उस किंग का खात्मा किया जाए, फिर थॉमसन का, और उसके बाद लोसानो जाकर उस कर्नल जेम्स का खात्मा किया जाए। चुनांचे उसने कार को अगले चौक से मोड़ा और किंग एडवर्ड के शूटिंग इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ने लगा। उसे अब सिर्फ किंग के जिस्म में गोलियां उतारना थी और यही अंजाम थॉमसन का भी होना था। ये टाइगर का फैसला था। सफदर अपने साथियों समेत इस वक्त लोसानो से मुल्का मुल्क कारेस के सरहदी शहर कॉस्मोस के एक होटल में मौजूद था। वो सब इस वक्त यूरोपीय मेकअप में थे
और सफदर उन्हें लीड कर रहा था और पाकिशिया से कारेस पहुंचने का फैसला भी सफदर का ही था। गो तनवीर ने इस पर एतराज किया था, लेकिन सफदर ने उसे यह कहकर खामोश कर दिया था कि अब अगर उसने दोबारा तनकीद की तो वह एक्स2 को फोन करके शिकायत कर देगा। और तनवीर जानता था कि चीफ किस कदर उसूल पसंद है, इसलिए वो खामोश हो गया था। लोसानो के दारुल हुकूमत का नाम भी लोसानो ही था और वो यहाँ से तकरीबन 600 किलोमीटर के फासले पर था। हम यहाँ रहकर क्या करेंगे, तुमने बताया नहीं सफदर, कैप्टन शकील ने कहा। वो सफदर के कमरे में इकट्ठे मौजूद थे। मैं चाहता हूँ कि पहले खुद जाकर कासान का चक्कर लगा आऊँ, वहाँ के हालात और वहाँ मौजूद लेबोरेटरी के बारे में फर्स्ट हैंड मालूमात हासिल करूँ, क्योंकि वहाँ अगर कोई निगरानी पर मामूर होगा तो यकीनन वो ग्रुप के इंतजार में होगा, अकेले आदमी पर उनकी तवज्जो न जाएगी। सफदर ने कहा, इस तरह तो तुम्हें काफी वक्त लग जाएगा और हम यहाँ फारिग बैठे क्या करेंगे, कैप्टन शकील ने कहा। मैं एक राय दूं, सालेहा ने कहा। हाँ बोलो, सफदर ने कहा। हम दो का ग्रुप बना ले, एक दूसरे से अलहदा भी रहे और एक दूसरों का ख्याल भी रखें। हमारे पास स्पेशल सेलफोन भी हैं जिनसे एक दूसरे के साथ रब्ता भी किया जा सकता है। दोनों ग्रुप इधर उधर वक्त ज़ाय करने की बजाय सीधे कासान जाए और लेबोरेटरी पर काम करे। इस तरह वक्त ज़ाय होने से बच जाएगा और मिशन भी मुकम्मल हो जाएगा। फार्मूले के हुसूल के बाद हम लॉर्ड्स के हेडक्वार्टर और उसके चीफ का खात्मा भी कर सकते हैं, सालिया ने कहा। ठीक है, ये बेहतर रोड मैप है, कैप्टन शकील ने कहा। ओके, तो फिर ग्रुप बना ले। सालिया, तुम किसके साथ काम करना पसंद करोगी, सफदर ने सालिया से मुखातिब होकर कहा। आपके साथ, सालिया ने शरारत भरे लहजे में कहा। तो सफदर समेत सब बेख्तियार हंस पड़े। ओके, सालिया मेरे साथ होगी और कैप्टन शकील और तनवीर दूसरा ग्रुप, लेकिन एक बात का ख्याल रखे कि हमने मिशन भी मुकम्मल करना है और अपने साथियों और अपने आप को भी तहफ़्फ़ुज़ देना है। इसलिए ऐसा ना हो कि एक ग्रुप कारकर्दगी में बहुत आगे बढ़ जाए और दूसरा धक्के खाता फिर रहा हो। किसी भी बड़ी कामयाबी को साथियों से शेयर करना जरूरी है, सफदर ने कहा। हमें बच्चे समझकर पढ़ाना ना शुरू कर दो, तुम लीडर बने हो, दादी अम्मा नहीं बन गए, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। तो एक बार फिर सब हंस पड़े। लेकिन क्या ग्रुप्स को अलग अलग रिहाइश रखना होगी, कैप्टन शकील ने कहा। निगरानी से बचने के लिए चाहिए तो ऐसा ही, सफदर ने कहा। स्पेशल सेलफोन के जरिए एक दूसरे को आगाह किया जा सकता है, सालिहा ने कहा। लेकिन इससे पहले कि कोई बात करता, सफदर के स्पेशल सेलफोन की घंटी बजने लगी तो सब चौंक पड़े। सफदर ने कोट की अंदरूनी जेब से सेलफोन निकाला और उसकी स्क्रीन देखकर चौंक पड़ा, क्योंकि स्क्रीन पर एक्स2 का नाम डिस्प्ले हो रहा था। इसका मतलब था कि कॉल एक्स2 की तरफ से की जा रही है। उसने राब्ते का बटन प्रेस किया और साथ ही लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस चीफ, मार्शल बोल रहा हूँ, सफदर ने असल नाम बताने की बजाय मौजूदा कागजात और मेकअप के साथ जो नाम रखा गया था वो बताते हुए कहा। तुम कॉस्मोस में क्यों रुक गए हो, तुम्हें बराह रास्त कासान जाना है, वक्त मत ज़ाय करो और कासान में तुम्हें रिहाइश और कार भी मिल जाएगी। ब्लैक पैंथर क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर एडम से मेरे हवाले से रब्ता करना, चीफ ने अपने मखसूस लहजे में बोलते हुए कहा। यस सर, हम इसलिए रुक गए थे कि टारगेट के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर ले और हमने निगरानी से बचने के लिए 2 ग्रुप्स बना लिए हैं, सफदर ने कहा। ग्रुपों से नुकसान होता है और आखिरकार ग्रुप तोड़ने पड़ते हैं। तुम तजुर्बेकार हो, निगरानी से बचने के लिए और बहुत से तरीके मौजूद हैं, चीफ ने सख्त लहजे में कहा। यस चीफ, सफदर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। तो दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हो गया और सफदर ने फोन ऑफ कर दिया। लो और बना लो ग्रुप, कैप्टन शकील ने कहा। चीफ की बाखबरी हैरान कुन है। हम यहाँ रुके हैं तो चीफ को मालूम है और कासान में चीफ ने बाएतमाद आदमी भी ढूंढ निकाला है, सालिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। चीफ टीम को भेजकर उससे लाताल्लुक नहीं हो जाता, उसके आदमी हर जगह मौजूद होते हैं जिनसे उन्हें मुख्तलिफ मालूमात मिलती रहती हैं, सफदर ने कहा और सबने इस बात में सर हिला दिए। सफदर ने मेज पर मौजूद फोन उठाया, उसे डायरेक्ट करके उसने इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत पूरी दुनिया में इंक्वायरी का एक ही नंबर था, इसलिए इंक्वायरी का नंबर किसी से पूछने की ज़रूरत ही ना रही थी। इंक्वायरी प्लीज, दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई थी। एयरपोर्ट पर मालूमात मुहैया करने वाले काउंटर का नंबर दे, सफदर ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। सफदर ने क्रीडल दबाया और फिर दोबारा टोन आने पर उसने इंक्वायरी ऑपरेटर के बताए हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस, एयरपोर्ट इंक्वायरी प्लीज, राब्ता होते ही दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई थी। हमें कासान के लिए फ़्लाइट चाहिए,
पहली फ्लाइट जो दस्तयाब हो, सफदर ने कहा। सॉरी, कासान में कोई एयरपोर्ट नहीं है, वहाँ फ्लाइट्स नहीं जाती। अलबत्ता वहाँ जाने के लिए आपको यहाँ से आनान की बंदरगाह एलसान जाना होगा। वहाँ से किसी मोटर लॉन्च या फेरी के जरिए आप कासान पहुँच जाएंगे। दूसरी तरफ से बाकायदा वजाहत करते हुए कहा गया। क्या आनान जाने के लिए फ़्लाइट दस्तयाब है? सफदर ने पूछा। जी हाँ, 1 घंटे बाद फ्लाइट है जो यहाँ से आनान के लिए रवाना होगी। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, हम एयरपोर्ट पर पहुँच रहे हैं, थैंक्स, सफदर ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठ खड़ा हुआ। मैं होटल के काउंटर पर जा रहा हूँ ताकि चेकआउट हो सके। आप लोग अपने अपने बैग लेकर काउंटर पर पहुँच जाएं, सफदर ने कहा और सबने इस्बात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद वो एयरपोर्ट पहुँच गए और फिर 1 घंटे की फ़्लाइट के बाद वो आनान पहुँच गए। आनान काफ़ी बड़ा शहर था, चूँकि यहाँ बैनुल अक़वामी बंदरगाह थी, इसलिए यहाँ के पूरे माहौल पर समंदर के असरात नुमाया थे। एयरपोर्ट पर सयाहों के लिए मुनासिब होटल के बारे में मालूमात हासिल करने के बाद वो सब गार्निश होटल पहुँच गए। ये दरमियानी दर्जे का होटल था जो सयाहों के लिए इसलिए पसंदीदा था कि यहाँ सहूलियात के मुकाबले में अखराजात निस्बतन कम थे और हर सयाह चाहे वो कितना ही दौलतमंद क्यों ना हो, सयाहत के दौरान कम से कम रकम खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात और आसाइशें हासिल करना चाहता है। उन्होंने होटल रूम सर्विस के ज़रिए हॉट कॉफ़ी मंगवा ली थी और अब वो बैठे कॉफ़ी पीने में मसरूफ़ थे। कॉफ़ी का जायका कुछ मुनफरिद नहीं, कैप्टन शकील ने कहा। हर इलाके में इंसानों की तरह जायके भी बदल जाते हैं। यहाँ के लोग ऐसी कॉफ़ी पीना पसंद करते होंगे, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। हमारी निगरानी तो शुरू हो चुकी होगी, सालिया ने कहा तो सब चौंक पड़े। क्यों? वजह? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। एयरपोर्ट के पब्लिक लॉन्च में मेकअप चेक करने वाले कैमरे भी मैंने कुछ लोगों के हाथों में देखे थे, लेकिन चूंकि हमारा मेकअप खुसूसी साख्त का है इसलिए वो तो हमें पहचान ना सके होंगे। लेकिन जब आप होटल के बारे में मालूमात हासिल करने गए थे तो मैंने गैर मुल्की सयाहों के पीछे ऐसे लोग देखे हैं जो निगरानी करने वाली कैमरा नुमा मशीन उठाए हुए थे। अलबत्ता मैंने कोशिश की कि अपनी निगरानी चेक कर सकूं, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया, सालिया ने तफसील से बात करते हुए कहा। जाहिर है वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से खतरा महसूस करते हैं, इसलिए पेशगी बंदोबस्त तो किया गया होगा, सफदर ने कहा। अब क्या प्रोग्राम है? खामोश बैठे हुए तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। प्रोग्राम यही है कि कल हम यहाँ से फेरी के जरिए कासान शिफ्ट हो जाएंगे, सफदर ने कहा। कल क्यों, आज क्यों नहीं? यहाँ बैठकर हमने क्या करना है? तनवीर ने अपनी फितरत के मुताबिक बोलते हुए कहा। सयाह इतनी जल्दी सफ़र नहीं करते। अगर हम सयाह बने हुए हैं तो सयाहों जैसी नफ्सियात भी इस्तेमाल करना होगी, वरना हमें मशकूक करार दे दिया जाएगा। और फिर लॉर्ड्स यहूदी एजेंसी है, ये तो सिर्फ शुबा में ही हलाक कर सकते हैं, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुम लीडर हो इसलिए जो कहो वो ठीक है, तनवीर ने कदरे तंजिया लहजे में कहा तो सफदर बजाय गुस्सा करने के उल्टा हंस पड़ा। मैं तुम्हें लीडर बना सकता हूँ, लेकिन तुमने हमें भगा भगा कर मार देना है, सफदर ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। तनवीर भी मुस्कुराने लगा। मैं कुछ देर आराम कर लूँ, फिर तैयार होकर सियाहत के लिए निकलेंगे, सफदर ने उठते हुए कहा तो सब उठ खड़े हुए। हर एक के लिए अलहदा अलहदा कमरा बुक था, लेकिन अभी उन्होंने एक कदम ही उठाया था कि उनके दिमाग लट्टू की तरह घूमने लगे। सफदर ने अपने जहन को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन बेसूद, वो और भी ज्यादा तेजी से घूमने लगा। सफदर के जहन में उठने वाला आखिरी सवाल यही था कि गैस की बू तो आई नहीं, फिर ये सब क्या हो रहा है? लेकिन जाहिर है इसका जवाब कौन दे सकता था। फिर जिस तरह गुप्त अंधेरे में बिजली चमकती है और गहरे बादलों में बिजली की लहर दौड़ती नजर आती है, उसी तरह सफदर के जहन में भी बिजली की लहरें फैलती चली गई। और कुछ देर बाद सफदर का शऊर जाग उठा। उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन उसके जहन को एक झटका सा लगा, क्योंकि अब उसे सब कुछ ना सिर्फ नजर आ रहा था बल्कि वो उसे समझ भी रहा था। उसके जहन में बेहोश होने से पहले के मनाजिर फिल्मी मनाजिर की तरह उभर आए। वो सब एयरपोर्ट से मालूमात हासिल करके एक होटल में पहुंचे और फिर उन्होंने वहां रूम सर्विस से ही हॉट कॉफी मंगवा कर पी। फिर जब वो उठकर जाने लगा तो कदम उठाते ही उसका जहन तेजी से चकराने लगा और फिर तारीख पड़ गया था। सफदर ने देखा कि अब वो होटल के उस कमरे की बजाय एक कदरे बड़े कमरे में था, जिसमें एक दीवार के साथ वो सब खड़े थे और उनके दोनों बाजू ऊपर करके दीवार से मुंसलिक कड़ों में डाले गए थे, जिसकी वजह से बेहोशी के दौरान उनके जिस्म नीचे लटके रहे और तमाम जोर बाजुओं पर पड़ा, जिसकी वजह से बाजुओं में शदीद दर्द हो रहा था। अलबत्ता सफदर होश में आने के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो गया था।
इसलिए उसके बाजुओं में होने वाला दर्द अब निस्बतन कम हो गया था। सफदर ने इधर उधर देखा। उसके दोनों साथी कैप्टन शकील और तनवीर इस तरह बाजू ऊपर उठाए कड़ों में जकड़े हुए थे। अलबत्ता उनके जिस्म नीचे की तरफ ढलके हुए थे, लेकिन साहलिया को इस तरह जकड़ने की बजाय कुर्सी पर बिठाकर उसके दोनों बाजू कुर्सी के साइड आर्म्स और पैरों को कुर्सी के पायों के साथ रस्सी की मदद से बांधा गया था। सफदर को यह देखकर खुशी हुई कि ये जो लोग भी हैं, बहरहाल अखलाकी अकदार उनमें मौजूद हैं। कमरे के इकलौते बंद दरवाजे की साइड पर एक लंबे कद का सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था, जिसने बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो हाथ में मशीन गन उठाए खड़ा था